हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। आज से हम ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें होगा क्या कि हम प्रॉपर तरह से ऑप्थेल्मोलॉजी का डिस्कशन करेंगे विथ क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे क्रॉस क्वेश्चन का जो है वो जवाब सप्रेम भाई देंगे। ठीक है, इनका नाम डॉक्टर सप्रेम शुभम है। हाय। तो और मैं जो क्वेश्चंस करूंगा उसका जवाब डॉक्टर निकेत देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ आई। ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके लेयर के बारे में। ठीक, एंड कॉर्निया के बारे में, मतलब इसके हम एनाटॉमी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानने वाली बात यह होती है कि शेप ऑफ आई बॉल क्या होता है। ठीक है, तो ये ए स्पेरिकल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेयर की तरफ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ए स्पेरिकल बोलते हैं। और ये ए स्पेरिकल में भी ओबलेट ए स्पेरिकल है। ओके, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है आई का, ठीक है, आई बॉल का, वो है 6 ml। ठीक, और जो इसका ऑर्बिट का जो वॉल्यूम है वो है 30 ml। ठीक, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट बड़ा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आई बॉल है वो उस ऑर्बिट में सेट होगा। ठीक है, इसीलिए आई बॉल की वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 6 ml है और जो ऑर्बिट की वॉल्यूम है वो 30 ml है। ठीक, अब यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि इसके लेयर्स कितने होते हैं। तो आई बॉल को मेनली हम 3 लेयर में बांटते हैं। वो कौन कौन? सबसे पहले तो जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है उसको हम आउटर लेयर बोलेंगे। उसके बाद जो उसके अंदर की तरफ है वो मिडल, और सबसे अंदर में जो है वो इनर लेयर है। ठीक है, अब जो आउटर लेयर है, ठीक, इसको मेनली हम 3 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो है वो कॉर्निया होगा। ठीक है, और जो कॉर्निया है वो होता है ट्रांसपेरेंट। इस बात को नोट करने वाली चीज है। ठीक है, और स्कैलरा जो है वो व्हाइट होगा। ठीक, और जो थर्ड वन है वो लिम्बस है। ठीक है, लिम्बस क्या होता है? लिम्बस एक्चुअली सबसे पहले तो आप खुद की आंखों पे देख के समझें। ये जो व्हाइट वाला जो भी एरिया है, ये जो बीच में ब्लैक एरिया है, यहाँ पे कॉर्निया प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बगल में जितना व्हाइट दिख रहा है ये स्क्लेरा हुआ। ठीक, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। और जो ये कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो जो है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, लिम्बस। इसको लिम्बस बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम है कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, क्योंकि कॉर्निया और स्क्लेरा यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, अब हमने आउटर लेयर की बात कर ली। अब आते हैं हम मिडिल लेयर के बारे में। ठीक है, मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं? यूविया। यूविया। ठीक है, अब यूविया को भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन से पार्ट? तो सबसे पहला पार्ट है उसको हम बोलेंगे आइरिस। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर दिखाने में असमर्थ हैं, बाकी हम एडिटिंग के टाइम पे हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये पिक्चर्स हम दिखा पाए। ठीक है, तो आइरिस हो गया पहला। दूसरा है वो है सिलियरी बॉडी, एंड द थर्ड वन है उसको बोलते हैं हम कोरवाइड। ठीक, अब बताएंगे हम लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है रेटिना। रेटिना। इनर में सिर्फ एक रेटिना ही आता है। आगे चल के जब हम रेटिना की बात करेंगे तो उसके सारे लेयर्स, जो कि लगभग 10 लेयर्स आते हैं इसमें, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कॉर्निया के बारे में स्पेशली, क्योंकि सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर की हमने बात की थी। तो अभी बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया होता क्या है? तो इसमें जानने वाली बात बस इतनी सी है कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। ठीक है, इसका नर्व सप्लाई क्या है, ये चीज जानने वाली चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है यहीं से आती हैं। बाकी विशेष जानने की आवश्यकता उतना नहीं है। तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये एवेस्कुलर होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होते, कोई आर्टरीज नहीं, कोई वेन्स नहीं, क्योंकि अगर इसमें ब्लड सप्लाई होता तो फिर यहाँ पे कॉर्निया, इस पे दाग धब्बा आने का भी डर होता। ठीक है, इसलिए ये एवेस्कुलर है, ना ही इसमें कोई ब्लड सप्लाई आएगा, ना ही वैसा कोई स्कार फॉर्मेशन या कुछ ऐसा इसमें हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो सीधी सी बात है, ये जो है ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई होगा, जो कि हमारा 5th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, अब ट्राइजेमिनल नर्व के भी जो पार्ट्स हैं उसके ऑप्थेल्मिक पार्ट से इसका सप्लाई होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक को भी हम आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको पहला बोलते हैं लैक्रिमल, दूसरा जो है वो फ्रंटल हो गया, एंड द थर्ड वन इज नेजोसिलियरी। राइट, एग्जैक्टली। जो ये कॉर्निया को सप्लाई करता है वो नेजोसिलियरी है। ठीक, लेकिन हमें याद रखना है कि तीनों का नाम ट्राइजेमिनल का जो पार्ट है वो ऑप्थेल्मिक, और ऑप्थेल्मिक का जो पार्ट है नेजोसिलियरी, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो इससे हम जो है ना एक निमोनिज बना सकते हैं, जिसको बोलेंगे टर्न। ठीक है, T फॉर ट्राइजेमिनल हो गया। ठीक है, O फॉर ऑप्थेल्मिक हो गया, और N फॉर हो गया नेजोसिलियरी। तो ये क्लियर है। चलिए, अब इसमें से एक सवाल आता है
कि हम जो है जैसे कॉर्निया एवास्कुलर है जो भी हमने अभी डिस्कस किया, तो उस पर कुछ सवाल आती है कि कॉर्नियल सेंसेशन का हम टेस्ट करेंगे कैसे, ठीक है। किसी भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे जानेंगे कि उसका जो कॉर्निया है वो सही है या नहीं है, क्या है। तो सेंसेशन के बारे में बताइए, कैसे हम टेस्ट करेंगे इसको? देखिए, कॉर्निया के सेंसेशन को चेक करने के लिए एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगर हम कॉर्निया को किसी भी तरीके से एक टच दें तो ब्लिंक हो रहा है या नहीं। अगर वहाँ सेंसेशन होगा तो तुरंत आंखें बंद हो जाएंगी, दैट मीन्स कि वहाँ सेंसेशन है। अगर वो ब्लिंक नहीं होता है दैट मीन्स कि कॉर्निया आपका सेंसेशन वहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, एक कॉटन का छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको हम कॉटन विस्प बोलते हैं, ठीक है। तो कॉटन विस्प के द्वारा हम किसी पेशेंट के कॉर्निया को हल्का सा टच देंगे। टच करने पे अगर वहाँ सेंसेशन उपलब्ध है तो वो पेशेंट ब्लिंक करेगा। दैट मीन्स इफ द पेशेंट विल ब्लिंक देन कॉर्नियल सेंसेशन इज देयर, ओके, एंड इट इज नॉर्मल। अगर वहाँ ये नहीं है, कॉर्नियल सेंसेशन नहीं है, पेशेंट ब्लिंक नहीं करता है हमारे टच करने के बाद भी, तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे? या तो कॉर्निया वो एब्सेंट है, बिल्कुल, ठीक है, कॉर्नियल सेंसेशन एब्सेंट है, या तो उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, exactly. जिसको कि कॉर्नियल एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एनेस्थेसिया के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसको एक निमोनिस के तौर पे देखते हैं। कौन सा निमोनिस था वो? क्या था? HDLX करके था निमोनिस, ठीक है। हाँ, वो कॉजेज है, वो एक निमोनिक वहाँ पे देखेंगे हम। आखिर ये कॉर्नियल एनेस्थेसिया जो है किस किस कारण से हो सकता है, है, हाँ। तो वो जब हम देखेंगे तो वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हर्पिस वायरस है, ठीक है। वैसे हम HDL का आपको HDLX जो हमने निमोनिस बताया उसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। पहला जो है वो H फॉर हर्पिस वायरस हो गया, ठीक है। दूसरा जो है D मतलब डायबिटिक पेशेंट में अक्सर जो है ये देखा जाता है कि उनका जो कॉर्नियल सेंसेशन है वो अधिकतर गायब हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन जो है HDL, L आता है, L फॉर लेप्रोसी होगा, ठीक है। A फॉर एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है। और जो पेशेंट या जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं वो भी सही चीज नहीं है, उसके कारण भी कॉर्नियल सेंसेशन खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। एंड देन कुछ ड्रग्स भी हैं, उन ड्रग्स के कारण जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, हाँ, जैसे टॉपिकल ये होता है क्या, टॉपिकल टिमोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर, उसके कारण भी हो सकता है। एंड देन इफ समबडी हैज सम सर्जरी, तो सर्जिकल ट्रॉमा अगर हो गया तो सर्जिकल ट्रॉमा में भी ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी यहाँ पे कि कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स है, एग्जैक्टली। तो रिफ्लेक्स तो हम बचपन में भी सुनते आ रहे थे, ठीक है। अब रिफ्लेक्स भी है जो दो तरह का होता है, ठीक है। पहला है एफरेंट, दूसरा है इफरेंट, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स में दो चीजें इंक्लूड है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब है कि हम कोई एक्शन कर रहे हैं, इट्स लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अपोजिट रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो हमारे ब्रेन को जैसे एक तो पहले इंफॉर्मेशन जा रहा है, कॉर्निया से इंफॉर्मेशन गया, ठीक, कि समथिंग इज टचिंग अस, एफरेंट मींस आओ, तो हाँ, तो एफरेंट पाथवे इसको हम बोलेंगे, जो हमारे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो जो नर्व है वहां पे वो ट्राइजेमिनल नर्व है, सेंसरी है, ठीक है। हम सेंसरी की बात कर रहे हैं। तो ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो आपका इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। एफरेंट हमेशा सेंसरी होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एफरेंट मतलब आ रहा है, ओके, बाहर से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आ गई, अब ब्रेन से फिर कॉर्निया तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इफेरेंट। तो इफरेंट पाथवे जो है वो मोटर का 7th न्यूरॉन से होता है इसका, राइट? बिल्कुल, 7th क्रेनियल नर्व से होता है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर इफरेंट पाथवे में कोई अगर दिक्कत आ जाती है, जैसे, ठीक है, कोई हमारे पास पेशेंट्स आता है जिसमें मान लिया जाए कि उसका 7th क्रेनियल नर्व में दिक्कत आ गया, ठीक है, कोई भी पैरालिसिस हो गया, यूज करते हैं बेल्स पाल्सी यूज करते हैं, ठीक है। अब बेल्स पाल्सी क्या होता है? ये एक तरह से पैरालिसिस है किसी भी एक नर्व का, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ बेल्स पाल्सी ऑफ क्रेनियल नर्व 7th, दैट इज फेशियल नर्व, इस केस में क्या होगा, जो हमारी आंखों का जो मसल है जिसको हम ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई बोलते हैं, जो मेनली ब्लिंक रिफ्लेक्स पे काम करता है, तो वहां तक वो इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाएगी सही से, ठीक है। तो आईज क्लोज नहीं हो पाएगा, ओके, सॉरी। तो फिर उस टर्म को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको बोलते हैं लैग ऑप्थेल्मस, ओके, यस, लैग ऑप्थेल्मस उसको बोलते हैं। वो एक तरह से लैग आ जाना, जिस तरीके से कंप्यूटर में लैग आता है उस तरीके से आंखों में लैग आ जाना, ओके, ठीक, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। कॉर्निया के लेयर्स के बारे में बात करते हैं, है ना?
हाँ ठीक है, जिसके मतलब 6 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आउटर लेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो आउटर मतलब ईपी, ओके, ठीक है। ईपी मीन्स अप, तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, इपीथीलियम बोलेंगे इसको, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर या एंटेरियर लेयर इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, हाँ जी, ये होता है नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, राइट। स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यस, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा डॉक्टर श्रेणिक जी। ये जो एपिथेलियम है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स, हाँ ठीक है। और स्ट्रैटिफाइड इसमें 3 लेयर्स आ गए आपको। सबसे नीचे जो होता है, सबसे पहला लेयर वो बेसल लेयर होता है। उसके बाद जो मिड लेयर है वो उसको मिड लेयर ही बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर जो लेयर है वो सुपरफिशियल लेयर होता है, ठीक है। इसमें देखने वाली बात ये है कि जो सबसे नीचे बेसल लेयर है, ये माइटोसिस कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है, डिवीजन में कैपेबल है। हाँ, इट हैज दैट एबिलिटी टू रीजनरेट, टू डिवाइड। और चूंकि ये डिवाइड कर सकता है, इसीलिए ये टोटल जो एपिथेलियम लेयर है ये पूरा का पूरा रीजनरेट कर सकता है। इसीलिए जो पहला लेयर होगा, इसको ध्यान रखेंगे हम कि आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिथेलियम, ये रीजनरेट हो सकता है। ओके, एंड द सेकंड वन लेयर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं बोमेंस लेयर, ठीक है। ओके, तो बोमेंस लेयर जो है ये एक तरह का बेसमेंट लेयर है, लेकिन ये ट्रू बेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, इट इज नॉट अ ट्रू बेसमेंट लेयर, ओके। हाँ जी। और ये जो है ये पास निगेटिव होता है। और पास निगेटिव क्या होता है, इसके बारे में पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जैसे बेसमेंट बाउमेंस लेयर जो है, ये चूंकि ए सेलुलर होता है, ठीक है, ये एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह है, लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नहीं। क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं उनका एक स्टैनिंग वो आता है, जो स्टैनिंग मेथड होता है, जिसको हम पास बोलते हैं, दैट इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ओके। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो पास पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये बोमेंस लेयर पास निगेटिव है। इसलिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कह सकते हैं इसको, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये पास निगेटिव। इसी वजह से ये कांट रीजनरेट। अगर रीजनरेट करता भी है, जैसे मान लिया जाए कि अब बोमेंस लेयर किसी भी पेशेंट में पूरी तरह से समाप्त ही हो जाए एक तरह से, ठीक है, तो अभी तो जरूरत है ये रीजनरेट। इसमें तो सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ कांट रीजनरेट, लेकिन ये अपने आप को हील करता है। कैसे हील करेगा? स्कार फॉर्मेशन के द्वारा। स्कार मतलब धब्बा, ठीक है। वहां पे एक धब्बा बनाएगा और अपने आप को ये हील करने का कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, ठीक। तो अब अगर धब्बा बन गया, ठीक, तो क्या होगा भाई? कॉर्नियल ओबेसिटी आ जाएगी पेशेंट्स में, ठीक है, जो कि सफर करेंगे विजन के प्रॉब्लम से, जिनको लॉस ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है, LOV, ठीक है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ये स्कार फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे धब्बा आ गया, कॉर्नियल ओपेसिटी ये टर्म इसके लिए यूज करते हैं। तो बहुत पेशेंट में आपने भी देखा होगा आपके घर में, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उन लोगों के आंखों पे एक धब्बा टाइप दिखता भी है, ठीक है। तो वो जो है कॉर्नियल ओपेसिटी है। ये 3 तरह के होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं। जो सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलेंगे नेबुलर, ठीक है। क्या बोलेंगे? नेबुलर, ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलेंगे मैकुलर, ठीक। और तीसरा जो है उसको बोलेंगे ल्यूकोमैटस। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इन सब के बारे में नाम जानने तो सिर्फ होगा नहीं कुछ भी, इनके बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्या होता है आखिरकार, है ना। अब नेबुलर जो है, इसमें देखेंगे कि हम अगर पेशेंट्स में नेबुलर वाली कंडीशन आ रही है, तो पेशेंट्स में जो है वो पुपलरी मार्जिन विजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उनमें जो है विजिबल होगा, क्योंकि जो स्कार फॉर्मेशन है वो तो होगा, लेकिन उतने हद तक नहीं होगा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, लाइट को डिफ्रैक्ट। एग्जैक्टली। यहाँ प्यूपिलरी मार्जिन जो है उसके बारे में भी समझने वाली बात है, जिनको जो बिगनर्स हैं उनको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्यूपिलरी मार्जिन का मतलब है ये हमारा जो ये ब्लैक वाला एरिया है आंखों में, ठीक है। ये ब्लैक वाले एरिया में 2 चीजें होती हैं। एक आइरिस, जो बाहर की तरफ दिखता है वो आइरिस है, और आइरिस के अंदर में एक छोटा सा गोला जो है वो उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो जहाँ पे आइरिस और प्यूपिल एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो जो आउटलाइन है उसको हम बोलते हैं प्यूपिलरी मार्जिन, ओके, ठीक है। तो वो इसमें नेब्यूलर में दिखेगा हमें। हम जब देखेंगे किसी भी पेशेंट में तो हमें क्लियर वो वहां पे दिखेगा, लेकिन और क्या, हाँ क्या, और मैक्यूलर में भी आपको वो विजिबल होगा, हाँ, ठीक है। लेकिन ल्यूकोमैटस में वो पूरी तरह से अंधा कर देता है भाई। बिल्कुल, वो कुछ दिखेगा ही नहीं वहां पे कि कहाँ पे प्यूपिल और आइरिस एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो वाला जो लाइन है, आउटलाइन, वो हमें दिखेगा ही नहीं। वो चीज, वही चीज, पूरी तरह से अंधकार में चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग पुपिलरी मार्जिन की बात कर लिए। अब बात करते हैं कि आइरिस स्ट्रक्चर का डिटेल कितना हमारे सामने आएगा अगर इन 3 कंडीशंस में होते हैं पेशेंट्स में, तो ठीक है।
तो सबसे पहले नेबुलर में, तो नेबुलर में तो छोटा छोटा स्कार बन रहा है, ठीक है, मतलब जो आइरिस है वो नजर आएगा, विजिबल होगा उस केस में, ठीक है। लेकिन मैकुलर का कंडीशन में वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और ल्यूकोमेटस में तो बोले ही पूरा का पूरा खत्म ही है सिस्टम, है, तो वो नॉन विजिबल होगा, ठीक। तो इतना तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है, कि कौन सा जैसे अभी हमने 3 कॉर्नियल ओपेसिटी बताया, इन तीनों में से ऐसा कौन सा कॉर्नियल ओपेसिटी है जिसमें पेशेंट जो है वो मैक्सिमम लॉस ऑफ विजन से सफर करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उसको लॉस ऑफ विजन हुआ नहीं है, ठीक, उसको दिख रहा है लेकिन पेशेंट को दिक्कत हो रही है। ऐसा कौन सा इसमें से कॉर्नियल ओपेसिटी है, आप इन इंग्लिश अगर बात करें तो विच टाइप ऑफ कॉर्नियल ओबेसिटी कॉजेज मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस? कमेंट सेक्शन में बताओ, टाइम कम है। ओके, सो नाउ तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो नेबुलर है, ठीक है। अब क्यों है नेबुलर, बताइए सरकार। देखिए, नेबुलर इसीलिए है क्योंकि अगर हम नीचे जाते हैं, ल्यूकोमेटस में जाते हैं, तो वहाँ तो विजन ही नहीं है पेशेंट को। ओके, सो लॉस ऑफ विजन की तो बात ही नहीं करेंगे, विजन तो है ही नहीं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पेशेंट को दिख रहा है, ठीक, लेकिन उसे देखने में दिक्कत आ रही है, ठीक। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि पेशेंट को दिख ही नहीं रहा तो हमारा आंसर बिल्कुल जाता है ल्यूकोमेटस, ओके। लेकिन यहाँ पेशेंट को दिख रहा है बट देखने में दिक्कत है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो नेबुलर जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड लेयर की ओर, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोमा, ठीक है। एस्ट्रोमा की बात करते हैं। एस्ट्रोमा जो है वो करीब 90% कॉर्निया का थिकनेस जो है इसी का होता है, स्ट्रोमा का ही होता है लगभग। इसको देखें तो लगभग कॉर्निया इसी का बना हुआ है, क्योंकि 90% थिकनेस तो यही उसका देख रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि इतना थिकनेस इसमें स्ट्रोमा में कैसे है, चूंकि इसमें कोलेजन टाइप 1 चूंकि यहाँ प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन की कौन से टाइप 1, ठीक है, कोलेजन के टाइप 1 यहाँ प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका थिकनेस इस लेयर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होता है, क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन जीएजीज, या जीएजीज दैट मींस ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस, ठीक है। ये याद करने वाली चीज है, ये केराटिनाइज सल्फेट, ये कोलेजन के बीच में पाया जाता है, केराटिन सल्फेट इसको बोलते हैं। तो इसको रट जाओ भाई, ओके, ठीक है। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री वाले पढ़े होंगे तो उनको पता होगा भाई जी। अब चौथा लेयर हम आते हैं आगे, दुआज लेयर। दुआज लेयर, इनका हरिंदर दुआ नाम था। दिस वाज गिवन बाय अ इंडियन साइंटिस्ट हरविंदर दुआ, ठीक है। और ये अभी सबसे लेटेस्ट यही लेयर खोजा गया है, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। हाँ, ठीक भाई, थीन तो है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इसका जो इसका जान लेते हैं कितना है थिकनेस विकनेस, तो ये है 7 माइक्रोमीटर से लेकर 14 माइक्रोमीटर तक होता है, एग्जैक्टली। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इस बात को थोड़ा सा, बस इसके बारे में इतना ही है, दुआज लेयर के बारे में ज्यादा नहीं है। अगला देखते हैं हम डेस्मिट्स मेम्ब्रेन, ओके, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन, ये इसके बारे में बताइए कुछ। तो देखिए, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन जो है ये हमारा 5वां लेयर है, ठीक है। अब ये जो है कंटिन्यूअसली अंडरलाइंग लेयर है, जो कि क्या बोलते हैं, इंडोथेलियल सेल से सेक्रेट होता है, ठीक है। और ये जो है ये रीजनरेट हो सकता है, इसमें एबिलिटी है कि अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। और अगर ये रीजनरेट करता है तो सिंपल सी बात है कि जब तक हमारी लाइफ चलेगी तब तक ये अपने थिकनेस को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ इसके थिकनेस जो है वो इंक्रीजिंग वे में रहता है, ठीक। अब अगला इसका कुछ और है। हाँ जी, बिल्कुल है। ये जहाँ पे डेस्मिट मेम्ब्रेन खत्म होता है पेरिफेरली, मतलब पेरिफेरल का मतलब हो गया अपने साइड से, ठीक है। तो जहाँ पे वो खत्म हो रहा है उस लाइन को हम कहते हैं स्वेप्स लाइन, ठीक है। स्वेप्स लाइन, ध्यान रखने वाली बात है, ये पेरिफेरल टर्मिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक, स्वेप्स लाइन। अब लास्टली हम लास्ट लेयर है भाई, छठा लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंडोथेलियम। इंडो मींस इनसाइड, ठीक है, इसे समझ सकते हैं। तो ये जो है सिंगल सेल लेयर है, सबसे पहली बात, ठीक है। और ये जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। मेटाबॉलिक मतलब समझते हैं, कॉर्निया का मेटाबॉलिज्म सारा यहीं पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, ठीक है। और अगर ये सिंगल सेल लेयर है तो इससे भी कुछ अंदाजा लगाने वाली बात ये आ जाती है कि ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है ना, कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। और अब आता है क्वेश्चन, कैसे करता है, ठीक है। तो करता है भाई कुछ सोडियम पोटासियम चैनल होते हैं उसके द्वारा करता है, टाइट जंक्शंस के द्वारा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव सोडियम पोटासियम चैनल
के द्वारा जो है ये यहाँ पे एक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, ठीक है। हाँ, एटीपेज पंप होता है, तो जिसका काम क्या है कि सोडियम को अंदर लेना, पोटेशियम बाहर देना, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है एटीपी के प्रेजेंस में। तो उस हिसाब से ये डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है। और एक है टाइट जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस वो कुछ इस तरीके से टाइट जंक्शन हुआ, ठीक है। तो कॉर्निया में ये टाइट जंक्शन होता है ताकि यहाँ से वाटर अंदर ना जाए, जैसे एक्वियस ह्यूमर, सब जानते हैं एक्वियस ह्यूमर पीछे पाया जाता है, तो वो ना जाए कॉर्निया में। अगर वो चला जाएगा तो कॉर्निया का लेयर क्या हो जाएगा, वहाँ एडिमा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो पानी बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेगा भाई, तो बिटवीन जो एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, कॉर्निया में, उनके बीच में ये टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन करेगा सीधा डायरेक्ट, ठीक है, और वो पानी को बाहर आने से बिल्कुल, कुछ बाहर जाए ना कुछ अंदर है, कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, ठीक है। अब जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनका कुछ नंबर पाया जाता है, जो कि हम चेक करते हैं, इसको डॉक्टर्स चेक करते हैं। तो क्या इसका एक नॉर्मल रेंज है, वो आप बताइए। 2400 से लेके 3000 सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है ना? ये क्वेश्चंस, हाँ, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं कि नॉर्मल रेंज, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका नॉर्मल काउंट क्या है, ओके, ठीक है। तो अगर 2400 से 3000 सेल्स जो हैं इसके पर मिलीमीटर स्क्वायर्स हैं, तो फिर वो नॉर्मल है, फिर डिहाइड्रेशन नहीं होने जा रहा है, कॉर्निया आपका बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दाग धब्बा सब एकदम नॉर्मल, ठीक है। लेकिन भाई अगर कम हुआ, ठीक है, कितना 2400 से कम हुआ, ठीक है, और 500 तक अगर टिका रह गया वो, तभी बॉडी अपनी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से उसको संभाल लेगी, ठीक है। हाँ। लेकिन अब उस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर क्या करेगी कि बॉडी की उसको संभाल ले। तो उसमें क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, दो चीजें हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमेगाथिज्म, ठीक है। तो इन दो प्रोसेस के द्वारा जो है कॉर्निया अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, हाँ, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और पॉलीमेगाथिज्म क्या है। हाँ, ओके, देखो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर में चेंज लाकर वो जो है बदलाव लाएगा अपने अंदर, ठीक है। जैसे ये टाइट जंक्शन है, यहाँ पे सेल्स कम हो गए, तो ये जो बीच में ऐसे गैप हो गया, हल्का सा गैप दिख रहा होगा, ये गैप हो गया, तो पॉलीमेगाथिज्म, ठीक है। जैसे ये मोटा करके ये सेल्स अपनी बीच की दूरियां कम करेंगी और इसको लॉक करेंगी, वो चीजें, तो वो स्ट्रक्चर्स इस तरीके से काम करती है। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर 500 से नीचे जाता है एंडोथेलियल सेल्स, फिर कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको हम फिर बोलेंगे कॉर्नियल डीकम्पेंसेशन, ओके। और इसके कारण जो प्रॉब्लम होगी उसको क्या बोलते हैं, हेजी एडेमेटस कॉर्निया, ओके, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट, एंडोथेलियल सेल काउंट हम कैसे देखते हैं, वो टेस्ट कौन सा है? स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी से इसका जो है हम एंडोथेलियल काउंट करते हैं। बिल्कुल, वो एक पैथोलॉजिकल टेस्ट है, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, उससे हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल माइक्रोस्कोप से काउंट नहीं होगा भाई, वो स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी से काउंट होता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रह सकते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे। थैंक यू। हाँ, चलिए, थैंक यू। अब आगे मिलते हैं फिर। हाँ, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके अगले पार्ट को ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।